Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की। बच्चों, एम का मतलब होता है मकसद, यानी कि क्लासिफिकेशन का क्या मकसद है, हम बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन करते ही क्यों हैं, बाय बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। सो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि क्लासिफिकेशन क्या होती है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है। मैंने आपको बताया कि हमारे पास इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स कई किस्म के पाए जाते हैं, कई शक्लें हैं, कई वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और फिर हम देखते हैं कि जितने भी सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो हम उन्हें अरेंज करके उनका ग्रुप बना देते हैं, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अब हम ये देखेंगे कि हम ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं, क्या मकसद है हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पीछे, और एंड व्हाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। तो बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले तो हम सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स को अरेंज कर देते हैं, अरेंजमेंट हो जाती है ऑर्गेनिज्म की। क्लासिफिकेशन से पहला फायदा क्या होता है, पहला मकसद क्या है कि हम ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर ग्रुप में अरेंज कर दें। फिर इस सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर जब हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में अरेंज करते हैं तो इससे हमें पहला फायदा ये होता है कि हमें ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने में आसानी हो जाती है, उन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने में आसानी हो जाती है। एक ग्रुप में जितने ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनमें बहुत सिमिलैरिटीज हैं, तो एक की अगर हमने कैरेक्टर्स पढ़ लिए तो हमें बाकी के कैरेक्टर्स भी पता चल जाते हैं। उसके अलावा ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप भी हमें पता चलती है, उनके दरमियान जो इंटर रिलेशनशिप होती है उसको भी स्टडी करने में हमें हेल्प होती है, और ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है उसको भी फाइंड करने में हमें मदद मिलती है। अब बच्चों, यहाँ चूंकि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आया है तो यहाँ आपको दो टर्म्स में समझा दूं जरा, होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं और एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स की। तो बच्चों, ये हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म है, इंसान है, बिल्ली है, वेल है, बैट है। ये चार ऑर्गेनिज्म हम ले रहे हैं और ये चारों ऑर्गेनिजम्स को अगर आप देखें तो बज़ाहिर ये आपको बिल्कुल डिफरेंट नजर आएंगे। ये चारों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बिल्कुल मुनफरिद हैं, अलग अलग है। लेकिन बच्चों, अगर हम इनके हाथों के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, इंसान के हाथ का, बिल्ली के पैर का, वेल मछली का जो फिन होता है उसका, और बैट का जो विंग है उसका, इन चारों के इन स्ट्रक्चर्स को अगर हम इंटरनली स्टडी करें, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो इनके इंटरनल स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर है। चारों के अंदर हड्डियों की तादाद, हड्डियों की अरेंजमेंट सिमिलर है। इसका मतलब क्या हुआ, इन चारों के पास ये जो ऑर्गन है, ये चारों एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है इनके दरमियान। ये चार भले इस वक्त आपको बज़ाहिर ये अलग अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन पास्ट में ये किसी एक ही ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए। इससे यही मतलब बनता है, कोई एक ऑर्गेनिज्म था जिसके पास हाथ में यही हड्डियां थी, लेकिन मुख्तलिफ ज़रूरत, मुख्तलिफ इलाका, हैबिटाट, इन सब की वजह से उसने अपने आप को एवॉल्व करता गया। जो पानी में था जो एंसेस्टर, तो वो जो है उसने अपने हाथ के फंक्शन को ज़रा इवॉल्व कर दिया, विंग्स बना लिए, फिन बना लिए। जिसको उड़ना था उसने अपने इस स्ट्रक्चर के फंक्शन को थोड़ा सा इवॉल्व करके विंग की शक्ल अख्तियार कर ली। सो ऐसे ऑर्गन्स जो इंटरनली सिमिलर हो, अंदर से सिमिलर हो, उनकी बनावट सिमिलर हो, उनकी एनाटॉमी सिमिलर हो, लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट हो, ऐसे ऑर्गन्स को हम बच्चों कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन जो कि बनावट के एतबार से एक जैसे हों, फंक्शन के एतबार से अलग हो, एनाटॉमिकली सिमिलर है देखने, लेकिन काम अलग अलग करते हैं। इंसान अपने हाथों से खाता है, बिल्ली अपने पैरों से चलती है, वेल जो है अपने फिन से जो है वो स्विमिंग करती है, जबकि बैट अपने इस स्ट्रक्चर से उड़ता है। तो फंक्शंस डिफरेंट हो गए, लेकिन इंटरनली ये एक जैसे बने हुए। तो इंटरनली एक जैसे बने हुए हों, काम अलग अलग हो, ऐसे ऑर्गन को हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन।
इसी तरीके से इसी से रिलेटेड एक और टर्म होता है जी एनालोगस ऑर्गन। अब जरा इन दो ऑर्गेनिजम्स को आप जरा देखें, इन दोनों के पास विंग्स है, दोनों जो है अपने विंग से काम भी एक जैसा करते हैं। बटरफ्लाई अपने विंग से उड़ती है तो बैट भी अपने विंग से उड़ता है। तो इन दोनों के जो ऑर्गन्स हैं दे आर फंक्शनली सिमिलर, काम के एतबार से एक जैसे हैं, लेकिन एनाटॉमिकली अब ये डिफरेंट है। बैट जो होता है उसके विंग्स में आपको बोन्स मिलेंगी, हड्डियां मिलेंगी, जबकि बटरफ्लाई के विंग्स में हड्डियां नहीं होती। यानी ये होमोलोगस का अपोजिट हो गया। होमोलोगस में क्या था, अंदर से सेम था, काम डिफरेंट था। यहां क्या है, काम सेम है, अंदर से डिफरेंट है, एनाटॉमिकली डिफरेंट, फंक्शनली सिमिलर। सो ऐसे ऑर्गन्स जो कि फंक्शनली सिमिलर हो लेकिन एनाटॉमिकली डिफरेंट तरीके से बने हुए हो, ऐसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं एनालोगस ऑर्गन। सो ये था बच्चों एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं जी, ताकि पहली बात ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ग्रुप में अरेंज हो जाए। फिर दूसरा फायदा कि हमें ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने में आसानी हो जाती है। फिर ऑर्गेनिजम्स के दरमियान हमें रिलेशनशिप पता चलती है। अब देखें ना, ये जो हमने पीछे होमोलोगस ऑर्गन में एग्जाम्पल दी, हमें यहाँ इनका समझ में आया, इनका रिलेशनशिप समझ में आया कि हाँ जी ये पास्ट में किसी एक ही ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी हमें क्लासिफिकेशन से एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप समझने में भी आसानी होती है। साथ साथ यहाँ दो टर्म्स भी मैंने आपको बता दी। अगर मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि बनावट एनाटॉमिकली सिमिलर हैं बट फंक्शनली डिफरेंट है, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। और अगर मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में ऐसे ऑर्गन्स हैं जो फंक्शनली सिमिलर हैं बट एनाटॉमिकली डिफरेंट हो, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम एनालोगस ऑर्गन्स कहते हैं। सो बच्चों ये था एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन की। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है उसूल, क्लासिफिकेशन के उसूल, किस तरह क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है, क्या जहन में रखा जाएगा क्लासिफिकेशन करने के लिए, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स। तो बच्चों एक ही प्रिंसिपल है, फाइंडिंग सिमिलैरिटीज। क्लासिफिकेशन अगर आपने करनी है, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म है, आपने उनकी क्लासिफिकेशन परफॉर्म करनी है, तो बस एक ही उसूल, एक ही प्रिंसिपल जहन में रखना है कि आपने इनके अंदर सिमिलैरिटीज खोजनी है, सिमिलैरिटीज निकालनी है, इनके करेक्टर्स स्टडी करेंगे और उन करेक्टर्स की स्टडी करने से आपको पता चलेगा कि इन ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटीज क्या क्या है। हाँ ये ज़रूर है कि सिमिलैरिटीज निकालने के लिए हमें जो है वो फिर काफ़ी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ हमने बज़ाहिर देख के बता दिया जी कि इनमें ये सिमिलैरिटीज है, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली नहीं, बहुत सारी चीज़ों को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमारी तरतीब क्या रहेगी जी, सबसे पहले हम दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली स्टडी करेंगे उनको। मॉर्फोलॉजी आप जानते हैं बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, और एनाटॉमी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। सो अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म है, आपने उसके ग्रुप में उसको क्लासीफाई करना है, तो सबसे पहले आप उसके मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करके उसके कुछ कैरेक्टर्स निकालेंगे, और फिर मॉर्फोलॉजी के बाद आप उसकी एनाटॉमी करेंगे। मिसाल के तौर पे ये दो ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, हमें इनका ग्रुप आइडेंटिफाई करना है ना, तो सबसे पहले हम इनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स कंपेयर कर लेंगे कि दोनों के जिस्म पे बाल हैं, दोनों के पास विंग्स मौजूद है, तो हमें नजर आ रहा है ना इनमें सिमिलैरिटीज है, दोनों काफी हद तक सिमिलर लग रहे हैं। इनके जिस्म पे जो है वो विंग्स है, वो इनके जिस्म पे जो है ना वो फेदर्स हैं, विंग्स पाए जाते हैं। इनके मुंह को देखें बीक की शक्ल में। तो पहले हम ऑर्गेनिजम्स के मॉर्फोलॉजी करते हैं, ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करके कुछ कैरेक्टर्स निकाल लेते हैं। फिर यहीं में नहीं रुकते, फिर उसके बाद हम उसकी एनाटॉमी करते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ के उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में से कुछ सिमिलैरिटीज निकालते हैं। जब मॉर्फोलॉजी हो जाती है, एनाटॉमी हो जाती है, तो उसके बाद फिर हम इनकी साइटोलॉजी करते हैं। साइटोलॉजी का मतलब होता है बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम सेल्स को स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स के सेल को स्टडी करके भी हम ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर फाइंड आउट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप प्लांट्स को लें, अब ये जो आपके पास नीचे डायग्राम बनी हुई है, ये आपके पास ये एक प्लांट का सेल है, ठीक है। ये सेल आपको किस में मिलेगा, प्लांट्स में मिलेगा। ये जो है वो फंगस का सेल होता है और ये जो है वो एनिमल्स का सेल होता है। अगर आप इन तीनों के सेल्स को स्टडी करोगे तो आपको एक बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा इन तीनों के सेल में। क्या फर्क है जी, इस ऑर्गेनल का, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट के सेल में ये वाला ऑर्गेनल मौजूद है, देखो क्लोरोप्लास्ट है ना, 1 2 ये रहा क्लोरोप्लास्ट, ये रहा और ये रहा।
जबकि फंगस में आपको ये क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, एनिमल्स के सेल में भी आपको ये ऑर्गेनल नहीं मिलेगा। ये प्लांट्स का एक करेक्टर नहीं हो गया, ये प्लांट का एक सिमिलैरिटी नहीं हो गई। आप दुनिया का कोई सा भी पौधा उठाए, कहीं का भी प्लांट लाएं, उसके सेल को जब आप स्टडी करोगे आपको उसके सेल में ये वाला ऑर्गेनल मिलेगा। जबकि फंगस का आप कोई सा भी फंगस लाएं, उसके सेल को आप स्टडी करें, या एनिमल्स के तमाम एनिमल्स के सेल्स को आप स्टडी करेंगे, आपको ये ऑर्गेनल नहीं मिलेगा। सो सेल को स्टडी करके भी हमने सिमिलैरिटीज निकाल दी ना। तमाम प्लांट में एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी उनके सेल में मौजूद है कि तमाम प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गेनल मौजूद है, और इस सेल की वजह से ये डिफरेंट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं या बहुत सारे ऐसे प्लांट, बहुत सारे ऐसे पौधे, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, पिक्चर प्लांट, इंसेक्ट खाता है, वो इंसेक्ट को खाता है, तो शायद आपको लगे वो एनिमल है, बट जब आप उसके सेल को कंपेयर करो, आप उसके सेल को स्टडी करोगे तो आपको उसमें ये ऑर्गेनल मिल जाएगा। तो अब आप उसको कहोगे कि नहीं जी ये एनिमल नहीं है, ये प्लांट है, क्योंकि एनिमल होने के लिए उसके पास ये ऑर्गेनल नहीं होना चाहिए था। इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स हैं जी, बहुत सारे आपको फंगस ऐसे नजर आएंगे तो शायद आपको लगेंगे ये प्लांट्स हैं, बट जब आप उनके सेल को देखोगे तो आपको उसमें वो ऑर्गेनल नहीं मिलेगा। तो दुनिया के तमाम प्लांट्स में एक सिमिलैरिटी है कि उनके सेल में क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गेनल मौजूद होता है, और ये सिमिलैरिटी हमने कैसे निकाली? साइटोलॉजी करके। तो पहले हम मॉर्फोलॉजी करते हैं, फिर उसके बाद हम एनाटॉमी करते हैं, उसके बाद फिर हम साइटोलॉजी करके भी कुछ करेक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद साइटोलॉजी के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है बायोकेमिस्ट्री का। अब बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसके सेल के अंदर जो मुख्तलिफ चीजें पाई जाती हैं वो केमिकली किन चीजों से बनी हुई होती है। जैसे कि सेल वॉल है, ये क्लोरोप्लास्ट है या साइटोप्लाज्म है, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से मटेरियल से बना हुआ होता है, इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। साइटोलॉजी के बाद ये चीज भी करना जरूरी है जी, क्योंकि इससे भी हमें बहुत सा डिफरेंस, यानी कि ऑर्गेनिजम्स जो सिमिलैरिटी लग रही थी बट वो हमें उनमें फर्क पता चला। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये दो आपके पास जो सेल नजर आ रहे हैं, ये दोनों, एक सेल है प्लांट का और एक है फंगस का। अब बज़ाहिर अगर आप इनकी साइटोलॉजी करोगे तो आपको इन दोनों में एक सिमिलैरिटी नजर आएगी। क्या सिमिलैरिटी? कि प्लांट के सेल में भी ये बिल्कुल बाहर की तरफ ये जो ग्रीन कलर का नजर आए ये कहलाता है सेल वॉल, और यही सेल वॉल आपको फंगस में भी नजर आ रहा है। देखें, फंगस के सेल में भी ये सेल वॉल पाया जाता है। यानी बज़ाहिर तो आपको लगा कि प्लांट का सेल और फंगस का सेल सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के सेल में वॉल मौजूद है। शायद आप बोलें जी कि प्लांट और एनिमल ये एक ही ग्रुप में होने, जो प्लांट और फंगस ये एक ही ग्रुप में होने चाहिए क्योंकि इनमें सिमिलैरिटी है। बट नहीं बच्चों, अगर आप इस सेल की बायोकेमिस्ट्री करो ना, सेल वॉल की, तो आपको पता चलेगा कि प्लांट का सेल वॉल एक डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है उसकी। प्लांट का सेल वॉल बना हुआ होता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से, जबकि फंगस के सेल वॉल की अगर आप केमिकल कंपोजिशन चेक करें तो वो चिटिन से बना हुआ होता है। फर्क आ गया? जो बज़ाहिर हमें सिमिलैरिटी लग रही थी कि इन दोनों सेल के अंदर एक ही जैसी सिमिलैरिटी है कि जी इनके पास सेल वॉल मौजूद है। याद रखिएगा, एनिमल में नहीं होती है सेल वॉल। तो हमें नजर लग रहा था कि ये दोनों सेल सिमिलर है, इन दोनों में एक सिमिलैरिटी पाई जाती है कि दे हैव सेल वॉल। बट जब हमने उनकी बायोकेमिस्ट्री की तो पता चला जी कि इनके सेल वॉल में फर्क है, डिफरेंस आ गया हमारे पास। तो हम अंदाजा लगा लेंगे, अब आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म है, आपने कोई एक नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया, आपने उसके सेल साइटोलॉजी की, तो आपने जब उसकी साइटोलॉजी की आपको नजर आया उसके अंदर सेल वॉल है। ठीक है, अब आप प्लांट भी कह सकते हैं उसको, फंगस भी कह सकते हैं, तो फिर आपको क्या करनी पड़ेगी? बायोकेमिस्ट्री करनी पड़ेगी। अब आप सेल वॉल की बायोकेमिस्ट्री करोगे, अगर आपको पता चला जी सेल वॉल बना हुआ है सेल्यूलोज से, हेमीसेल्यूलोज से, पैक्टिन से, तो अब आप कहेंगे कि ये प्लांट हो जाता है। और अगर आपने सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन चेक की और आपको पता चला कि वो चिटिन से बना हुआ है, तो अब आप कहेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप का हो गया? ये फंगस का हो गया। तो ऐसे आप बायोकेमिस्ट्री के जरिए आप डिफरेंस निकाल लोगे उसके अंदर। सो ये है जी आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जब हमने क्लासिफिकेशन करनी है तो हमें ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिमिलैरिटीज ढूंढनी है। मानो हमने जो है वो एक ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया, तो अब हमने उसका ग्रुप, उसको क्लासिफाई करना है। हमने कोई एक नया डिस्कवर, जैसे हम पानी में गए, हमने वहां एक नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर कर लिया जी, उसको लेकर ऊपर आ गए।
अब हमें उस ऑर्गेनिज्म का उसकी क्लासिफिकेशन करनी है, उसका हमें ग्रुप पता करना है जी वो किस ग्रुप में आएगा। लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही प्रिंसिपल है जी, फाइंडिंग सिमिलैरिटीज। हमें उसके अंदर सिमिलैरिटीज निकालनी, उसके कैरेक्टर्स को स्टडी करना है और देखना है जी कि इसके कैरेक्टर्स किस ग्रुप से सिमिलर हो रहे हैं। सब कैरेक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम उसकी मॉर्फोलॉजी करेंगे, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, फिर उसको काट के उसकी एनाटॉमी करके उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी करेंगे, हमें कुछ उसकी जो है ना कुछ ग्रुप से वो सिमिलर होता हुआ नजर आ जाएगा। फिर जब हम उसकी एनाटॉमी करेंगे तो वो और फर्दर उसके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज होती जाएंगी, किसी ग्रुप से वो और सिमिलर हो रहा है। फिर उसके बाद हम उसके सेल्स को स्टडी करेंगे, कुछ कैरेक्टर सेल्स को स्टडी करके निकाल लेंगे। फिर सेल के अंदर अगर हमें कोई कॉमन कैरेक्टर लग रहा होगा जी, जैसे कि सेल वॉल हमें नजर आ रहा है उसमें, अब ये सेल वॉल तो प्लांट में भी होता है, सेल वॉल तो फंगस में भी होता है, तो फिर हम बायोकेमिस्ट्री करेंगे और देखेंगे कि जी ये किससे सिमिलर हो रहा है, इसका सेल वॉल प्लांट से सिमिलर हो रहा है या फंगस से सिमिलर हो रहा है, और ऐसे हम उसके फिर ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे। सो ये होते हैं जी प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने देखा कि क्लासिफिकेशन के एम्स और क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जी आज के टॉपिक से रिलेटेड सेक्शन ए में जो एमसीक्यूज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा उन पर बात कर लेते हैं। पहला एमसीक्यूज है ऑल आर इन्वॉल्व इन क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट। आपको जो नीचे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं इनमें से सारी चीजें क्लासिफिकेशन में शामिल होंगी सिवाय किसके, ए एनालोगस, होमोलोगस, साइटोलॉजी या जेनेटिक्स। तो बच्चों क्लासिफिकेशन में इन चारों में से होमोलोगस, साइटोलॉजी और जेनेटिक्स, इन तीनों को क्लासिफिकेशन में कंसीडर किया जाता है, बट ये जो एनालोगस होता है इसे क्लासिफिकेशन में कंसीडर नहीं किया जाता। वही एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। एनालोगस ऑर्गन से हमें कोई क्लासिफिकेशन में कुछ सिमिलैरिटीज हमें नहीं पता चलती। आपको एग्जाम्पल मैंने किस चीज की दी थी, बटरफ्लाई और बैट की। इनमें था ना एनालोगस ऑर्गन, बटरफ्लाई और बैट दोनों में विंग्स मौजूद थे। एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जी ऐसे ऑर्गन जिनका फंक्शन सेम होता है बट एनाटॉमिकली वो डिफरेंट होते हैं। तो अब जो बटरफ्लाई का विंग है और बैट का जो विंग है दोनों का फंक्शन सेम है, उड़ते हैं जी, लेकिन अंदर से बनावट इनकी डिफरेंट है। तो ऐसे एनालोगस ऑर्गन होते हैं और एनालोगस ऑर्गन से क्लासिफिकेशन में कोई हेल्प नहीं मिलती। अब देखें ना ये दोनों ऑर्गेनिज्म कुछ सिमिलर थोड़ी हुए, तो बिल्कुल डिफरेंट है। सो एनालोगस को हम क्लासिफिकेशन में कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ऑर्गन्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सिमिलर फंक्शन। वो ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट डिफरेंट होगी बट फंक्शन जो है वो सेम होगा। अंदर से वो अलग बने हुए होंगे, काम एक जैसा कर रहे होंगे, क्या कहलाएंगे, एनालोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका जवाब है बच्चों वो एनालोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है। और अगर हम इसको उल्टा कर दें, फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम, तो फिर वो होमोलोगस हो जाते हैं। अब आते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन बी में जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उनके सोल्यूशन क्या है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों आज के लेक्चर से आ सकता है व्हाट आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन के मकसद क्या है। आपने एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की हेडिंग डाल के उन्हीं 5 कैरेक्टर्स को, उन्हीं 5 एम्स को आपने लिख दिया जो आज के लेक्चर में आपको समझाए गए थे। टू डिटरमाइन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली, टू अरेंज ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, टू आइडेंटिफाई एंड स्टडी ऑर्गेनिजम्स सिस्टमैटिकली, to study interrelationship of organisms, to find the evolutionary relationship among organisms. Moving on to question number 2, what are the principles of classification? आपको यहाँ क्लासिफिकेशन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उसूल होते हैं, वो आपको बताना है। तो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन का एक छोटा सा पैराग्राफ आपके सामने मौजूद है, चाहे तो नोट डाउन कर लिएगा। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स is based on similarities between different organisms. These similarities may be external यानी कि morphological और internal मतलब anatomical। जो similarities होती हैं वो external भी हो सकती हैं, internal भी हो सकती हैं। These similar traits suggest their common ancestors and are called homologous and analogous organs. Other characteristics used in classification include physiology, cell structure, cell composition, chemical composition and genetic constitution. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन करना है आपको होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स को।
सो होमोलोगस ऑर्गन्स की बच्चों ये डेफिनेशन है, ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट हैव डिफरेंट फंक्शन आर कॉल्ड homologous organs. For example, arm of man and wing of a bird are homologous organ. और एनालोगस ऑर्गन्स की डेफिनेशन है, ऑर्गन्स विच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड एनालोगस ऑर्गन. फॉर एग्जाम्पल, विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट आर एनालोगस ऑर्गन्स. सो ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के अगले टॉपिक पर बात होगी. ख्याल रखिएगा अपना. अल्लाह हाफिज.